मेरे जी दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे जी दोस्तों, आप सबके इल्म में है पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में आप सबसे बेहतर कौन जानता है। इस वक्त पाकिस्तान हस्ब रवायत अगर अल्फाज इस्तेमाल करें तो पाकिस्तान को दुश्मनाने पाकिस्तान ने हर तरफ से घेर कर रखा हुआ है। अगर दौरे हाजिर में महसूस किया जाए कि वतन अजीज़ को वाकई नहायत ही महदूद हालात का सामना है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल NAQ TV4 को सब्सक्राइब नहीं किया, हम रिक्वेस्ट करते हैं आप सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए लाइक भी करें और शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम आप तक पहुंचते रहें। मेरे अजीज दोस्तों, वतन अजीज़ के 3 सूबों में इस वक्त मजहब के नाम लेवा इंतहा पसंद दहशतगर्दों ने हथ उठा रखी है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में देखा जाए, उधर मजहब के नाम लेवा दहशतगर्दों ने कत्लो गारत गरी का सामना लोगों को करवा रहे हैं। अगर दूसरी तरफ बलूचिस्तान की सूरत हाल की तरफ देखें, वहाँ लैदगी पसंदों की तखरीब कारी का सिलसिला अपने बाम रूज पर है। सितम बाला सितम ये पंजाब में भी एक मजहबी इंतहा पसंद ग्रुप जो अपने आप को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शदाई कहता है, फदाई कहता है, मजहब के नाम लेवा ने पंजाब में भी जुल्म सितम की हथ उठा रखी है। अगर ये भी देखा जाए, पंजाब की हुकूमत भी नाकाम हो चुकी है अमन व अमान के सिलसिले में। वफाकी हुकूमत भी देखें तो वो इस वक्त फौज के मरहून मिन्नत है। अगर चारों तरफ नज़र दौड़ाई जाए, हर तरफ आपको पाकिस्तान पर लैदगी पसंद मजहब का नाम लेने वाले दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमलावर हैं। इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ हर मुखालिफ अनासर की मफूजगाह पाकिस्तान को बना कर रखी हुई है। और आज सिर्फ देखा जाए, एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटों में पाकिस्तान पर इन तहरीकारों, दहशतगर्दों, लैदगी पसंदों, मजहब के नाम पर फसाद फैलाने वालों ने, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, उन्होंने पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमले किए। इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन इंडिया ले लें, अफ़गानिस्तान ले लें, बढ़ चढ़ कर इन दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं, माली मदद भी कर रहे हैं, फौजी मदद भी कर रहे हैं और प्लानिंग भी बनाकर दे रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तानी फ़ौज की नकलो हमल की पल पल की रिपोर्ट भी इन दहशतगर्दों को दे रहे हैं। और
दूसरी तरफ भारत की खुफिया एजेंसी را के एजेंट पाकिस्तान के अंदर घुसकर जहाद कश्मीर से मुंसलिक शख्सियात को निशाना बना रहे हैं और उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इन कामों में अफ़गानिस्तान के तालिबान बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान की दुश्मनी में हिस्सा ले रहे हैं। इन हालात में ये सवाल उठाया जाता है कि हक में बदैन क्या बलूचिस्तान की शोरश का नतीजा वही निकलेगा जो आज से 54 बरस पहले मशरकी पाकिस्तान में हमारा मुकद्दर बना था। ये सोचने वाली बात है। अगर बलूचिस्तान और मशरकी पाकिस्तान के हालात का जायज़ा लिया जाए, इन दोनों इलाकों की महरूमियों, गिले शिकवे और का भी ध्यान रखा जाए, किसी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मगर ये भी सोचने की बात है, ये खातिर जमा रखिए, इस बार किसी सकूत का होने का कोई इम्कान नहीं। मशरकी पाकिस्तान में बंगालियों की अक्सरियत थी, मगर बलूचिस्तान में सिर्फ बलोच ही नहीं रहते, यहाँ बलोचों के अलावा पश्तून भी हैं और दीगर कम्यूनिटियों के लोग भी बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद हैं। बलोचों की नाराज़ होने के बावजूद सब लोग लैदगी की इस पुरतशद्दद तहरीक का हिस्सा नहीं। वो मजबूर होकर एक साइड पर बैठे हुए हैं। इनमें पेशतर का ख्याल है बम धमाकों, दहशतगर्दी की वारदातों के ज़रिए BLA इनकी पुरअमन जद्दोजहद को नुकसान पहुँचा रही है और यूं हम इनकी मंजिल कदम पर कदम दूर होती जा रही है। अगर देखा जाए, कुछ दिन पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा पंजाबी अच्छे मकतूल हैं, जो उन्हें कत्ल करता है वो इनकी इज्जत करते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये सिर्फ एक शख्स की राय नहीं बल्कि पेशतर बलोच सरदारों का इत्तफाक है। कहते हैं जिस तरह की आज़ादी हमें पाकिस्तान में मौजूद है, बलोच इस तरह की आज़ादी का ईरान में, इंडिया में, अफगानिस्तान में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मगर एक फ़र्क भी सामने रखिए, अगर बांग्लादेश का नक्शा उठा कर देखिए तो आपको मालूम होगा बांग्लादेश के साथ ज़मीनी रास्ता नहीं था। फ़ज़ाई सफ़र के दरमियान भारतीय इंडिया की फ़ज़ा इस्तेमाल करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से सूरत हाल महदूद होती गई। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वक़्त की कमी की वजह से हम ये मज़मून तो बहुत तफसीलन है, हम मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ते हैं। मगर देखा जाए बलूचिस्तान में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, कोई लश्कर, कोई गिरोह, कोई इंतहा पसंद या दूसरा मुल्क फौज या रियासत को शिकस्त देने की पोजीशन में नहीं। एक और काबिल ज़िक्र बात यह है, सकूत डाका जो होना था वो हो चुका, वो माजी का एक वाक़या था। वो भी हमारी पेशानियों पर एक कलंक का धब्बा है। वो भी हमारी सियासी लीडर और चंद मफाद परस्त फौजी लीडरान की वजह से ये वाक़या दरपेश हुआ, वरना वो भी बांग्लादेश नहीं बन सकता था। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ बलूचिस्तान में दरपर्दा लैदगी पसंदों की मदद करने के बावजूद
भारत को खुले आम दखल अंदाजी करने का कोई बहाना दस्तयाब नहीं, और दोनों मुल्क एटमी ताकत होने के बायस इस बात का भी कोई इम्कान नहीं कि भारत किसी मौका पर अपनी फौज लेकर सामने आए और पाकिस्तान पर हमला कर दे। मेरे अजीज दोस्तों, हम सिर्फ सोच सकते हैं, इस बात का दूर दूर तक कोई चांस नहीं। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने की कोई कोशिश कामयाब न होगी। अगर कोई कोशिश कामयाब होने लगेगी, पाकिस्तान की ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। पाकिस्तानी मर कट जाएंगे, बलूचिस्तान अलहदा नहीं होने देंगे। मेरे अजीज दोस्तों, इन बातों का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बलूचिस्तान में लगी हुई ये दुलकती हुई इस आग को बुझाने की कोशिश ना की जाए। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक किए जाने के बाद भी एक बार फिर ये मुतालबा पकड़ रहा है कि बलोचों के साथ बातचीत की जाए, बलोचों की दादरसी की जाए, इस मामले का सियासी हल तलाश किया जाए। मेरे अजीज दोस्तों, हम अपने प्लेटफार्म से हमेशा बलोचों की आवाज़ बनकर आवाज़ उठाते रहे। लापता अफराद, मसख शुदा लाशों के सिलसिले में मुख्तलिफ मसाइल उजागर करते रहे, बलोचों के हकूक़ की बात की, मगर मेरे ख्याल में इस वक्त मौजूदा हालात में सियासी हाल चाल को सामने रखते हुए गुफ्तगू करना एक फजूल वक्त होगा। जैसा कि सरदार अख्तर मेंगल, डॉक्टर अब्दुल मालिक जैसे लोग भी ये मानने को तैयार हैं कि मामलात इंतहा से निकल चुके हैं, अब ये मामलात नौजवान नस्ल के हाथ में आ चुके हैं। आप सियासी हल की बात करते हैं, मगर जो पहाड़ों पर बैठे दहशतगर्द हैं वो किसी की बात नहीं सुनते। अगर इस मौका पर उनको सियासी हल और बातचीत की पेशकश की तो ये रियासत के घुटने के टेकने के मुताबिक उनके हिसाब से होगी। वो समझेंगे रियासत ने अपने घुटने टेक दिए। ये भी ध्यान में रखिए, जब कोई मरीज ख़तरनाक हालत में हॉस्पिटल में लाया जाता है, सबसे पहले उसको एमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया जाता है, फिर उसका ऑपरेशन करके उसकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश की जाती है। जब उसकी ज़िंदगी बचने की उम्मीद बनती है, फिर उसका इलाज किया जाता है, फिर उसको नॉर्मल वार्ड में मुंतकिल किया जाता है। बलूचिस्तान में भी ये वक्त आ चुका है, यही कोशिश करनी पड़ेगी। सबसे पहले एमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद जब उनकी तबीयत सही होगी फिर उनको बातचीत की पेशकश करनी होगी, उनके मुतालबात तस्लीम करने होंगे, उनकी ज़रूरियात, उनका मियार ज़िंदगी बुलंद करना होगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यही हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है, यही इस वक्त की हिकमत अमली है। हमने पहले भी कई फौजी ऑपरेशन के ज़रिए इन दहशतगर्दों को ख़त्म करने की कोशिश की, मगर क्या करें, ये फिर जब सियासतदानों या मतलब पर जर्नलों के हाथों में बात आती है, बात बिगड़ती जाती है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मसला ये है कि माजी में जब भी किसी ऑपरेशन के नतीजे में हालात बेहतर हुए तो हुकूमतों ने देर पा इलाज शुरू करने की बजाय ये समझ लिया कि अब सारी बीमारियां ख़त्म हो चुकी हैं। फिर कुछ अरसे के बाद फिर सूरत हाल, फिर बीमारी आ पड़ती है। ऑपरेशन तब ही मुफीद होता है जब इससे मिलने वाली मोहलत का फ़ायदा उठाया जाए, लोगों के गिले शिकवे दूर किए जाएं।
بلوچوں کے حقیقی نمائندے اسمبلیوں میں آئیں، کرپشن ختم ہو، تعلیم عام ہو، صحت کی سہولیات عام ہو، ترقی و خوشحالی کے سفر میں ہم سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، یوں بلوچستان کی ترقی کا راستہ آسان ہوگا، یوں بلوچ عوام آسان زندگی، معیار زندگی کا ایک نہایت ہی خوش خبری کے ساتھ سفر کا آغاز کریں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔